हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज देयर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस। यानी सक्सेस के लिए ना कोई सीक्रेट होता है ना कोई शॉर्टकट होता है। ठीक है, ये चीज़ तो हमें पता है, शॉर्टकट कोई नहीं है, हार्डवर्क करना पड़ेगा। और कोई सीक्रेट नहीं है, किसी के पास कोई जादू मंत्र नहीं है कि हाँ जी आप ये कर लो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे, राइट। तो कोई सीक्रेट नहीं है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन। ये लगातार अथक मेहनत का प्रयास है, बार बार प्रिपरेशन का प्रयास है। ठीक है, हार्डवर्क की वजह से होता है। और लर्निंग फ्रॉम फेलियर, अपना जो भी मिस्टेक है, जो भी आपने जहाँ पे भी आपको फेलियर मिला है, उससे सीखने की वजह से आपको सक्सेस मिलती है। ठीक है, अगर आपने इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO हैज़ इशूड इट्स एनुअल अपडेट ऑन इट्स प्रोजेक्शंस फॉर टेम्परेचर ट्रेंड्स इन द नेक्स्ट डेकेड। यानी कि उन्होंने अगले 10 सालों के लिए टेम्परेचर किस तरीके से चलेगा, ठीक है, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, क्या ओवरऑल उसमें बढ़ोतरी होगी, ओवरऑल घटेगा या स्टेबल रहेगा, क्या प्रोजेक्शंस हैं, साल दर साल क्या रहेगा, राइट। तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी एनुअल अपडेट जो है वो दे दिया है। ठीक है, और कितने सालों का दिया है? अगले 10 सालों का दिया है। ठीक है, द प्रोग्नोसिस एक्सपेक्टेडली इज वरिंग। अब ये जो रिपोर्ट है, प्रोग्नोसिस मतलब जो भी डायग्नोसिस किया है, जो भी रिपोर्ट है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेडली ये उम्मीद की जा रही है कि ये बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट है। ठीक है, मतलब रिपोर्ट अच्छी नहीं है। द एनुअल mean global near surface temperature for each year between 2023 and 2027 is likely to be 1.1 degree to 1.8 degree centigrade higher than the average from 1850 to 1900। यानी कि जो बोल रहे हैं कि जो मीन ग्लोबल नियर सरफेस टेम्परेचर होएगा, यानी कि सतह पर जो एवरेज टेम्परेचर होएगा, आने वाले जितने भी सालों का मीन निकाला जाएगा ना, एवरेज निकाला जाएगा, तो वो जो टेम्परेचर होएगा वो होएगा हर साल 2023 से लेकर 2027 तक वो 1.1 से लेकर 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड हायर होएगा, हर साल बढ़ता जाएगा। ठीक है, इतना दैन द एवरेज फ्रॉम 1850 टू 1900। और 1850 से 1900 में जो एवरेज है वो बहुत कम था। ठीक है, देयर इज a 66% chance that the global near surface temperature will exceed 1.5% degree centigrade above pre-industrial levels। बोल रहे हैं कि 66% चांस है इस बात के कि हमारा जो सरफेस नियर सरफेस टेम्परेचर है दुनिया भर का वो 1.6 डिग्री से ऊपर हो जाए, जो कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर पहुंच जाएगा इन एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर 2027। 2027 से कम एक साल पहले तो ये हो ही जाएगा। यानी कि 2023 से लेके 2026 तक के बीच में ये चीज़ भी होने की आशंका है। Though it is unlikely that 5-year mean will exceed this threshold। लेकिन ये होने की संभावना बहुत कम है कि 5 सालों का जो मीन है, एवरेज है, वो इस थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा। थ्रेशोल्ड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। द 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रेशोल्ड मतलब हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, द इंटरगवर्नमेंटल panel on climate change has repeatedly said is one that is best left unbreached to avoid the disastrous consequences of global warming। जो बोल रहे हैं ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो थ्रेशोल्ड है, यानी कि पीक पॉइंट है अभी तक का, ये सभी इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स जो हैं, जो भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बनाए जाते हैं, उन सब ने बार बार जोर देकर इस बात को कहा है कि बहुत अच्छा, और ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही है कि अभी तक इस थ्रेशोल्ड को सरपास नहीं किया गया, ब्रीच नहीं किया गया, यानी कि 1.5 से ऊपर नहीं गया है कभी भी टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि अगर जाता तो क्या होता, बहुत ही डिजास्ट्रस इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, while world leaders at climate summits are in agreement, few of their actions are consistent with keeping temperature rise within this Rubicon।
बोल रहे हैं कि जब दुनिया भर के जितने भी लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो सभी क्लाइमेट समिट्स के दौरान में अग्री करते हैं, आर इन अग्रीमेंट, फ्यू ऑफ देयर एक्शंस आर कंसिस्टेंट, और उनमें से कईयों के जो एक्शंस है वो भी कंसिस्टेंट है, मतलब वो लगातार एक्शन भी कर रहे, केवल मीटिंग्स में बात कर नहीं आ जा रहे, लगातार एक्शंस भी ले रहे हैं उसके साथ में, विद कीपिंग टेम्परेचर राइज विद इन द रूबिकॉन, कि टेम्परेचर राइज जो हम कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना जाए, उसके अंदर अंदर ही रहे, ठीक है। ये कई लीडर्स इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। विद करंट क्लाइमेट पॉलिसीज poised to heat the globe beyond 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड by the end of century, बोल रहे। लेकिन करंट जो क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं, जो अभी हमारी दुनिया भर में जो भी क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं, ये इस बात की तरफ सुनिश्चित कर रही हैं कि जो हीट है ग्लोब, दुनिया में जो हीट का टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा अगले 10 सालों के अंत में, ठीक है। यानी कि 10 साल खत्म होने के बाद में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक धरती का टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। एटलीस्ट वन ऑफ द ईयर्स द WMO एड्स फ्रॉम 2023 to 27 विल बी हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड, बोल रहे हैं 2023 से 2027 के बीच में एटलीस्ट कम से कम कोई एक साल तो ऐसा होगा जो अभी तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर होगा, एक्सीडिंग द 14.84 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्टेड इन 2016। बोल रहे हैं कि ये जो 14.84 डिग्री लास्ट टाइम 2016 में मार्क किया गया था, उससे भी ऊपर हो जाएगा। It was about 0.07 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर देन द प्रीवियस रिकॉर्ड सेट इन 2015। अब मतलब कि 2015 में इससे 0.07 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर मापा गया था, जो 14.84 का आंकड़ा है ना, इससे 0.07 डिग्री कम था। यानी कि 2016 से पहले हाईएस्ट ईयर कौन सा था जिसमें सबसे ज़्यादा हॉट टेम्परेचर था, वो था 2015। The 5-year mean for 2023-27 was very likely to be higher than that in the last 5 years, 2018 to 2022. अब ये जो 5-year mean निकाला है 2023 से 2027 के बीच का, इनका कहना ये है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के दैट हायर दैन दैट, मतलब कि इससे भी ज़्यादा होएगा, जो अभी हमने मीन निकाला है ना उससे भी ज़्यादा होएगा ये, ठीक है। दैट इन द लास्ट 5 years, और ये जो अभी तक 2018 से 2022 के बीच में सबसे हॉटेस्ट रहा था टाइम, उससे भी ज़्यादा होने वाला है ये टेम्परेचर। द ओशंस टू आर ऑन फायर, यानी कि समुद्रों का पानी भी बहुत तेज़ गर्म हो रहा है, ठीक है। द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन ENSO is likely to be positive in December to February 2023-24, यानी कि एल नीनो इफेक्ट जो है वो होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं दिसंबर से फरवरी, दिसंबर 2023-24 से लेके फरवरी 2023-24 के बीच में, ठीक है। मीनिंग दैट द सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन इज लाइकली टू बी एट लीस्ट हाफ अ डिग्री, यानी कि जो इक्वेटर है हमारा, धरती है ना गोल, एक ऊपर लाइन है, एक नीचे लाइन है, और एक जो बीच में से धरती के एकदम मध्य से पास होती है, जिसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो बोल रहे हैं कि जो इक्वेटर है, सेंट्रल इक्वेटर पैसिफिक ओशन, यानी कि पैसिफिक ओशन जहाँ पे है इक्वेटर के पास में, वहाँ पे एटलीस्ट हाफ अ डिग्री मोर लाइकली ओवर अ डिग्री अबव व्हाट इज नॉर्मल, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर इतना बढ़ने जा रहा है या बढ़ रहा है कि अब वहाँ पे लोगों को अगर 1 डिग्री का भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो नॉर्मल लगता है, ठीक है। इंडिया इज ब्रेसिंग फॉर दिस एल नीनो ड्यूरिंग द मानसून, इंडिया जो है पूरी तरीके से तैयार होने की कोशिश कर रही है इस एल नीनो इफेक्ट के लिए, जो कि मानसून के दौरान में होएगा। विद India Meteorological Department already indicating that monsoon rainfall will be on the lower side of normal, और इसी के साथ में जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने ऑलरेडी ये चीज़ बता दी है कि मानसून रेनफॉल जो होंगी वो नॉर्मल से कम होंगी, ठीक है। द एल नीनो विल कंबाइन विद ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज टू पुश ग्लोबल टेम्परेचर्स इनटू अनचार्टेड टेरिटरी, बोल रहे हैं कि एल नीनो जो कि
कंबाइन होगा ह्यूमंस ने जो क्लाइमेट चेंज कर दिया है ना पोल्यूशन की वजह से, इन दोनों इफेक्ट्स को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए टू पुश ग्लोबल टेम्परेचर्स इनटू अनचार्टेड, तो ये क्या करेंगे, जो हम अभी प्रार्थना करें ना कि अभी तक तो 1.5 डिग्री के मार्क से ऊपर नहीं गया और आगे भी नहीं जाना चाहिए, तो हो सकता है वो 1.5 से तो बहुत ऊपर चला जाए। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो ये दोनों फैक्टर्स हैं, अल नीनो इफेक्ट और कोई ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज जो है, ठीक है, इन दोनों को अगर कंबाइन करके काम किया जाए, ठीक है, तो ही पॉसिबिलिटी है। बट द कंपनी स्ट्रक्चर इज डिजाइंड अल नीनो विल कंबाइन विद ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, यानी कि अल नीनो इफेक्ट जो है और इसके साथ में क्या और चीज़ मिल जाएगी, जो इंसानों की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है वो, टू पुश ग्लोबल टेम्परेचर्स। तो ये क्या करेंगे, ये ग्लोबल टेम्परेचर्स को ऐसी टेरिटरी में डाल देंगे, यानी कि जो हमने अभी प्रे करे कि 1.5 डिग्री का मार्क ना आगे जाए, तो वो हो सकता है कि इसको 1.5 डिग्री के मार्क से आगे ले जाए। ठीक है, WMO सेक्रेटरी जनरल Petteri Talas said in a press statement in the context of the update, यानी कि अपडेट देते हुए, प्रेस को अपडेट देते हुए WMO के जो सेक्रेटरी जनरल हैं पेटेरी टालस, उनने ये चीज़ कही जो हमने ऊपर बात पढ़ी ना कि दोनों इफेक्ट्स कंबाइन होके काम करेंगे। ठीक है, वो बात किसने कही थी, पेटेरी टालस ने। ठीक है, हॉटर ओशंस ऑल्सो मीन स्ट्रॉन्गर साइक्लोन्स। अब ओशंस जितने ज़्यादा गर्म होंगे, साइक्लोन्स उतने ही ज़्यादा तेज़ होंगे या उतने ही ज़्यादा मजबूत होंगे। ठीक है, क्या होता है, जो ब्रीज है ना, हवा है, हवा की दिशा का इसमें प्रभाव पड़ता है। एक तरफ से ठंडी आ रही होती है, एक तरफ से गर्म आ रही होती है ना, तो उसकी वजह से ये साइक्लोन्स बनते हैं। तो अब जो ओशन की जो हवा है, वो अगर ओशंस हमारे बहुत ज़्यादा गर्म होंगे तो वहाँ से हॉट एयर ही निकलेगी, राइट। हॉट जो हवा है वो बहुत हॉट होएगी। अब वो देखो हॉटर से कोल्डर की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो वो कोल्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगी, फिर वहाँ पे ठंडी होके वापस घूम के पीछे की तरफ आएगी। ठीक है, यहाँ से ऐसे गई, यहाँ पे कोल्ड हुई, वापस पीछे की तरफ है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है ना कि वो मतलब मकानों तक को उखाड़ दें। तो फिर इससे क्या बन जाते हैं, साइक्लोन्स बन जाते हैं। साइक्लोन मोचा विच बैरल्ड थ्रू म्यांमार दिस वीक एंड क्लेम्ड एटलीस्ट 60 लाइव्स एंड राउट सीवियर डैमेज। बोल रहे हैं कि साइक्लोन मोचा नाम से एक साइक्लोन आया, कहाँ आया, म्यांमार में, जिसने, और कब, इसी हफ्ते, इसमें लगभग 60 लोगों की जानें चली गई। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इसने सीवियर डैमेज करा, एंडेड अप बीइंग स्ट्रॉन्गर दैन व्हाट वाज इनिशियली एस्टिमेटेड। और ये साइक्लोन जो था ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर, जितना हो सकता है पहले उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ठीक है, यानी कि साइक्लोन के अंदर जो हवाएं हैं वो इससे थोड़ा ज़्यादा होंगी। ठीक है, लेकिन बाद में लोगों को बोला गया कि साइक्लोन आ रहा है और इसमें हवाएं जो है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेंगी। WMO अपडेट डज नॉट हैव स्पेसिफिक इनपुट्स फॉर इंडिया। अब WMO की जो भी अपडेट है इसमें इंडिया के स्पेसिफिक कोई भी चीज़ नहीं बोली गई है। ठीक है, हाउएवर द ओवरऑल ट्रेंड in indicator suggests that India dependent as it is on rain-fed agriculture with its long coastline will be severely tested due to changes in global climate। कि हालांकि WMO ने इंडिया के लिए कोई भी स्पेसिफिक इनपुट नहीं दिया है, बट स्टिल इंडिया के वातावरण को और इंडिया की जो इतिहास है उसको जानते हुए हमें ये पता है कि इंडिया जो है वो बहुत मुख्य तौर पे जो एग्रीकल्चर के लिए रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इंडिया में कोस्ट लाइन भी बहुत बड़ा है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दोनों चीज़ें हिंदुस्तान की, भारत की, इंडिया की बहुत ही कठिन परीक्षा लेने वाली हैं। ठीक है, किस कसौटी पर, कि क्लाइमेट चेंज, जो दुनिया भर का क्लाइमेट है वो उसमें जो चेंजेस आए हैं उस कसौटी पर इंडिया को बहुत तगड़ी कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। India's abilities at forecasting cyclones and weather anomalies have improved। इंडिया की जो क्षमता है साइक्लोन्स को प्रेडिक्ट करने में, फोरकास्ट करने में, या क्लाइमेट में कोई भी चेंज आ रहा है, गड़बड़ हुई है, या जो सामान्य रहता है उससे अगर चेंज हुआ है, तो उसमें इन सब चीज़ों को पता लगाने में इंडिया की एबिलिटीज़ काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। बट डेवलपिंग रेजिलियंस इज़ फार मोर चैलेंज। लेकिन अपने आप को ऐसा बनाना कि भाई
हमने एक बारी प्रेडिक्ट करा कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली हैं, बट वो क्या हुआ कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे kph इससे तो नहीं चली हवा चली कि 100 kph से, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर, तो रेजिलियंस डेवलप करना ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स इन bolstering डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आर द नीड ऑफ द आर, यानी कि डिज़ास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करना जो है, इसी के ऊपर अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें अभी के लिए, इस वक्त के लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। Question number 1. Based on the passage, which of the following best demonstrates an application of critical thinking related to global warming and temperature trends? यानी कि अभी जो global warming और temperature trends चल रहे हैं उसमें critical thinking का उदाहरण पेश करते हुए कौन सी बात है? Continually monitoring the global temperature trends, ascertaining the likelihood of exceeding the 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रेशोल्ड। तो बोल रहे हैं कि लगातार हमें ग्लोबल टेम्परेचर ट्रेंड्स को मॉनिटर करना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे भी टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री के थ्रेशोल्ड को पार करने की बात करें, यानी कि उसको पार करने जाए, तो उसको क्या कर लिया जाए, उसको पहले ही ढूंढ निकाला जाए, पहले ही असर्टेन कर लिया जाए इस तरीके की घटना को। Acknowledging that the Earth's surface temperature is likely to increase in the next few years, बोल रहे इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए हमें कि अगले कुछ सालों में अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, तो वो तो हमें पता है, उसको तो हम चेंज कर भी नहीं ना सकते। Participating in international climate summits to show solidarity for the global warming issues, बोल रहे हैं कि हमें वीकली जो क्लाइमेट समिट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। कह रहे हैं जो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि ये बताया जा सके कि हम भी इस मुद्दे पर आपके साथ खड़े हैं। पार्टिसिपेटिंग, एक्नॉलेजिंग दैट द अर्थ सरफेस टेम्परेचर इज लाइकली टू इंक्रीज इन नेक्स्ट फ्यू, इस बात को स्वीकार कर लेना कि अगले कुछ सालों में, आने वाले कुछ सालों में अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो हमें पता है, स्वीकार करके क्या वो क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट्स टू शो सॉलिडारिटी फॉर द ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज, बोल रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट्स को ये बता सकें कि हम सब इस बात पे एकजुट होके खड़े हैं, ठीक है, फॉर ग्लोबल, कि हम सब जो है ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज को टैकल करना चाहते हैं। असेसिंग द अलाइनमेंट ऑफ current climate policies with the goal of maintaining global temperature rise within the 1.5 degree centigrade threshold and formulating strategies to ensure this goal is achieved, बोल रहे हैं हमें जो current क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं उनको दोबारा रीअसेस करना चाहिए, ठीक है, विद द गोल ऑफ मेंटेनिंग ग्लोबल टेम्परेचर, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम टेम्परेचर को 1.5 डिग्री के थ्रेशोल्ड से कम रखें, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्यूचर चैलेंजेस, पूरे पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी बात है जो इंडिया जो फ्यूचर में चैलेंजेस फेस करेगा ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर, उसको और मजबूत कर देंगे, मतलब कि और ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उनको। पहला है द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियाज एबिलिटीज टू फॉरकास्टिंग साइक्लोन्स एंड वेदर एनोमलीज, बोल रहे हैं कि जो इंडिया ने इम्प्रूव किया है, टेक्नोलॉजीज डेवलप करी हैं कि फोरकास्ट को, कोई भी साइक्लोन फोरकास्ट है उसको किया जा सके, या फिर क्लाइमेट में कोई भी चेंज आया है, वेदर में कोई भी चेंज आया उसको प्रेडिक्ट किया जा सके। ये जो है इंडिया की मुश्किलें बढ़ा देगा, जो कि गलत है। अगर हमने ये चीज़ डेवलप करी तो ये तो फ़ायदा ही होगा ना। द कॉम्बिनेशन ऑफ एल नीनो इफेक्ट एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, कि जब एल नीनो इफेक्ट भी लागू होगा और जो ह्यूमन इंड्यूस यानी कि इंसानों की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये दोनों चीज़ें जब एक साथ इफेक्ट करेंगी तो इससे इंडिया के चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, जो कि करेक्ट है। द WMO's अपडेट लैकिंग स्पेसिफिक इनपुट्स फॉर इंडिया, हमने पढ़ा था ना लाइन कि WMO ने इंडिया के लिए तो कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं दिया है कि आप ये कर लो या आप ऐसे कर लो या आपका ये गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा, राइट।
द डिक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट्स इन डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि सभी देशों ने या ज़्यादातर देशों ने क्या किया है कि डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको कम कर दिया है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब टोन कैसी है ऑथर की. देखो भाई, ऑथर ने बड़ी चिंता जाहिर करी है कि आज दोनों चीज़ें एक साथ इफेक्ट करेंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, हमें अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो उन्होंने बहुत इलेबोरेटली इसके ऊपर अपनी चिंता जाहिर करी है. सो ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, एक्साइटेड नहीं होगा, कंसर्न्ड इज द करेक्ट आंसर. What is the main theme of the passage? पैसेज की मुख्य थीम क्या है? The incompetency of world leaders in handling climate issues. कि वर्ल्ड लीडर, दुनिया भर के नेता किस तरीके से विफल हुए हैं, फेल हुए हैं क्लाइमेट इश्यूज को हैंडल करने में. द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन इंडिया साइकिल एंड इंडिया साइक्लोन एंड वेदर एनॉमली फॉरकास्टिंग, कि इंडिया ने जो साइक्लोन और वेदर एनॉमलीज को प्रिडिक्ट करने का तरीका निकाला है ना, द प्रोडिक्शन ऑफ इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड इट्स पोटेंशियल इफेक्ट्स. द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन इंडिया साइक्लोन एंड वेदर एनॉमली फोरकास्टिंग, जो इंडिया ने इम्प्रूवमेंट किया है अपने साइक्लोन प्रोडिक्शंस में, वेदर एनॉमली प्रोडिक्शंस में, उसकी ये मेन थीम है इस पैसेज का, जो कि गलत है. द प्रोडिक्शन ऑफ इंडिया ऑफ इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड इट्स पोटेंशियल इफेक्ट्स, बोल रहे हैं कि दुनिया भर में ग्लोबल टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ रहा है, उसका प्रोडिक्शन एंड उसके इफेक्ट्स क्या होंगे हमारे ऊपर. ठीक है, प्रभाव परिणाम क्या होंगे उस चीज़ के, इसके बारे में चर्चा की गई है, जो कि सही है. हमने पूरे पैसेज में इसी चीज़ के बारे में चर्चा की है. द नीड फॉर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमें डिजास्टर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी ज़्यादा बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, जो कि गलत है. इसके बारे में सिर्फ एक लाइन में चर्चा हुई है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Which of the following is a synonym for term Rubicon? अब रूबिकॉन का मतलब होता है एक लिमिट. ठीक है, कि इस लिमिट से आगे नहीं जाना चाहिए, ये होता है रूबिकॉन. अब पैसेज में यूज किया गया रूबिकॉन वर्ड, यहाँ पे व्हीकल, फर्स्ट वर्ड है व्हीकल. व्हीकल तो भैया आपकी सवारी जिसमें आप जा रहे हैं चल के बैठ के. ठीक है, व्हीकल. रिवर, नदी, रूबिकॉन का मतलब नदी नहीं होता. बाउंड्री, बाउंड्री डेफिनेटली आपको एक लिमिट बता दी है, ये आपकी बाउंड्री डिफाइन कर दी गई है, इससे बाहर आपने नहीं जाना, यानी कि ये आपकी हद है, ये आपकी लिमिट है, आपने इससे बाहर नहीं जाना किसी भी साइड से. ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक तरह से लिमिट हो गई, रूबिकॉन हो गया. रिबेलियन, रिबेलियन मतलब जो विद्रोही स्वभाव का कोई व्यक्ति हो या विद्रोह हो रहा हो. ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी बाउंड्री इज करेक्ट. बॉल स्ट्रिंग का एंटोनिम बताना है. अब बॉल स्ट्रिंग हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं. इसका मतलब होता है कि आपने क्या करना है, मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ. ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ. ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, स्ट्रेंथ का ऑपोजिट क्या आएगा, वीकनेस. ठीक है, सो यहाँ पे देखो, सपोर्टिंग, सपोर्ट, आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो यानी कि आप उसको मजबूती दे रहे हो. स्ट्रेंथन मतलब भी मजबूती, और रीइंफोर्स मतलब भी मजबूती. तो ये तीनों तो हो गए इसके सिनोनिम, यानी कि वीकनिंग, कमजोर होता हुआ, इज द एंटोनिम फॉर बॉल स्ट्रिंग. द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन vehemently refused the allegations that he had taken bribes. बोल रहे हैं कि जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली इस बात का रिफ्यूज़ किया, इस बात का खंडन किया कि उन्होंने किसी भी तरीके का जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उनने रिश्वत ली है, इस बात का उन्होंने इसको रिफ्यूज़ करा. अब देखो, रिफ्यूज करने का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी के ऑफर को, किसी की डिमांड को आप रिफ्यूज कर रहे हैं. ठीक है, रिफ्यूज मतलब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो जो मांग कर रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे. लेकिन अगर सपोज करो आपके ऊपर कोई आरोप लगाया है और आपको उससे अपने आप को बचाना है, कि आपने उसको मना करना है कि जी मैंने ये नहीं किया, जो मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं वो गलत है, तो आप रिफ्यूज नहीं करेंगे, आप डिनाई करेंगे. ठीक है, डिनाई मतलब होता है कि आप इन चीज़ों को झूठा बता रहे हैं, आप इन चीज़ों को अनट्रू या नॉन एग्जिस्टेंट बता रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्यूज की बजाय, वेहेमेंटली रिफ्यूज की बजाय वेहेमेंटली डिनाइड द एलिगेशंस. ठीक है, सो रिफ्यूज की बजाय क्या होगा, डिनाइड. इफ आई वर ललित
आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग, अगर मैं ललित होता तो मैं ये वेडिंग अटेंड नहीं करता, यानी कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, नो एरर, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ही सेज दैट ही रीड्स नॉवेल्स टू पास अवे द टाइम, बोल रहे हैं कि वो कहता है कि वो नॉवेल्स पढ़ता है टाइम को पास अवे करने के लिए. अब टाइम को पास अवे नहीं किया जाता, टाइम को पास किया जाता है, टू पास द टाइम या टू पास टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे अवे का यूज जो है वो अनरिक्वायर्ड है, मतलब नॉट रिक्वायर्ड है. सो यहाँ पे टू पास टाइम या टू पास द टाइम, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे अराइविंग देयर ऑन मंडे, कि वो मुंबई से संडे को चला गया, तो अब वो क्या करेगा, वो अराइव करेगा, टू अराइव ऑन मंडे. ठीक है, नॉट अराइविंग ऑन मंडे. ठीक है, क्योंकि इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा अगर पर्पस हमने इंडिकेट कर रहे हैं तो. ठीक है, सो यहाँ पे अराइविंग की जगह टू अराइव. ही टुक हिज कार टू रीच हिज डेस्टिनेशन. ठीक है, यानी कि हमने एक पर्पस को इंडिकेट करना है कि हमारा पर्पस था अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, इसलिए मैंने कार का इस्तेमाल किया. तो वो उसका पर्पस था कि उसने मंडे को वहां पे पहुंचना है, तो इसलिए वो संडे को ही चला गया. ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है सबको? ऑल राइट. इन द फर्स्ट कॉरोनेशन इन द सेंचुरी इन 70 ईयर्स, बोल रहे हैं इस सदी होता है 100 सालों का. ठीक है, इन 100 सालों में 100 सालों की सदी में 70 सालों में पहली बार एक कोरोनेशन हो रहा है. कोरोनेशन मतलब राज तिलक. ठीक है, अ डैश सेरेमनी कंप्राइजिंग 2300 गेस्ट्स इंक्लूडिंग मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट. बोल रहे हैं कि 70 सालों में एक पहली कोरोनेशन यानी कि पहला राज तिलक हुआ जिसमें एक सेरेमनी की गई. अब किस तरीके की सेरेमनी है, उसका क्या क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, वो यहाँ पर एडजेक्टिव मिसिंग है. ठीक है, डेफिनेटली सेरेमनी है तो काफ़ी अच्छी भव्य सेरेमनी होगी, राइट. कंप्राइजिंग 2300 गेस्ट, तो 2300 गेस्ट उसमें शामिल थे, इंक्लूडिंग जिसमें 100 से भी ज़्यादा देशों के हेड्स यानी कि मुखिया. हो सकता है किसी देश में अगर प्रेसिडेंट मुखिया तो प्रेसिडेंट आया हो, किसी देश में प्राइम मिनिस्टर मुखिया तो प्राइम मिनिस्टर आया हो, कहीं पे किंग, अभी भी मोनार्की सिस्टम चलता है तो वहाँ से किंग्स कोई आए हों, राइट. मतलब 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स आए थे. ठीक है. चार्ल्स III हैव बीन क्राउंड किंग इन यूनाइटेड किंगडम, किंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. चार्ल्स III, क्वीन एलिजाबेथ के जो बेटे हैं ना चार्ल्स, वो उनको क्राउन किया गया, उनको राज तिलक किया गया और अब वो राजा हैं कहाँ के, यूनाइटेड किंगडम के. आपको पता होगा कि यूके में अभी भी मोनार्की सिस्टम चलता है. ठीक है. द इवेंट मार्क द कल्मिनेशन ऑफ प्लान्स, यानी कि ये जो इवेंट है ये एक तरीके से एंड प्रोडक्ट है प्लान्स का दैट वर सेट इन मोशन, जो कि लास्ट सितंबर से चालू किए गए थे. ठीक है. अपॉन द पासिंग ऑफ किंग चार्ल्स मदर क्वीन एलिजाबेथ II. और ये क्यों किए गए थे, क्योंकि सितंबर में क्वीन एलिजाबेथ II जो कि किंग चार्ल्स की माँ है उनका देहांत हो गया था. ड्यूरिंग द 7 decades ऑफ हर रेन, अपने 70 दशक के 7 दशक के यानी कि 70 सालों की शासनकाल के दौरान में emerging post colonial nations grew in self confidence. बोल रहे हैं कि जिसमें क्या क्या हुआ कि वो पोस्ट कॉलोनियल नेशंस जो थे, कॉलोनियल टाइम के पहले के नेशंस थे, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का इमर्ज होना एंड सम चैलेंज द आइडियाज ऑफ कॉमनवेल्थ. और फिर इसी दौरान में क्या हुआ, कुछ लोगों ने कॉमनवेल्थ के आइडिया को भी चैलेंज करा. वाइल एट होम द ट्रेडिशनल पब्लिक डैश टू द मोनार्की फेडेड. और इसी दौरान में क्या हुआ कि जो पब्लिक थी, जो इनके बहुत ज़्यादा फैन थे या फिर इनके जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे, वो भी क्या हुआ, धीरे धीरे कम होने लग पड़े. रिक्वायरिंग, जिसमें मोनार्की के लिए जो ट्रेडिशनल लोग थे जो इसमें ज़्यादा बिलीव करते थे या इसको ज़्यादा पसंद करते थे, वो भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं. रिक्वायरिंग द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली टू reposition themselves as good dash working towards the greater good of British society. बोल रहे हैं तो इसमें क्या होना चाहिए कि लोगों को जो ये रॉयल्स हैं, सत्ताधारी लोग हैं जो मोनार्की का हिस्सा हैं, जैसे किंग ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंसेस ऑफ वेल्स,
ठीक है, ये इनको टैग्स टाइटल्स दिए जाते हैं। तो ये सारे क्या है, रॉयल लोग हैं। तो इन लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को दोबारा से रीपोजिशन करना पड़ेगा, ठीक है, और जो समाज है, ब्रिटिश सोसाइटी है, उसकी भलाई की तरफ काम करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए अगर वो दुनिया में अपने लिए प्रशंसा चाहते हैं या अपने प्रशंसकों को बने रहना देना चाहते हैं। तो किंग चार्ल्स इन हिज प्रायर एवटार एज द प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी कि उनका इससे पहले ड्यूटी कौन सी थी, प्रिंस ऑफ वेल्स की थी, वॉज क्विक टू एम्ब्रेस द सक्सेसिव वेव्स ऑफ चेंज। तो उस टाइम पे इन्होंने एकदम जल्दी से पकड़ लिया था, जो भी उस टाइम पे चेंजेस आ रहे थे ना, चेंज की लहर चली हुई थी, सक्सेसिव एक के बाद एक चेंज की लहर चली हुई थी, उन सबको उन्होंने गले से लगाया, उनको सबको उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, पर्टिकुलरली व्हेन इट केम टू क्लाइमेट चेंज एंड द एनवायरनमेंट, और खास तौर पे तब जब बातें आई क्लाइमेट चेंज की और एनवायरनमेंट की, ठीक है। एज अ डैश सपोर्टर ऑफ सस्टेनेबल इकोसिस्टम, यानी कि एक तरीके से किस तरीके के सपोर्टर है, वो सपोर्ट तो करते हैं सस्टेनेबल इकोसिस्टम के, एज अ डाई हार्ड सपोर्टर मतलब बड़े ही कट्टर सपोर्टर हैं वो, या फिर एज अ लीनियंट सपोर्टर की मतलब ठीक है, अच्छी बात अगर हो तो हो, नहीं हो तो ना हो, ठीक है, उस तरीके के सपोर्टर हैं। तो बोल रहे कि एज अ डैश सपोर्टर ऑफ सस्टेनेबल इकोसिस्टम एंड आर्किटेक्चर ही वॉज डैश फॉर ऑर्गेनिकली मेंटेन्ड पार्क्स एंड नेचुरल रिजर्व्स इन द यूके। तो इनको क्या था, इन्होंने यूके में जो पार्क्स हैं, नेचुरल रिजर्वर्स हैं, उनको भी सेव करने में काम किया है, बचाने में काम किया है। अंडर द एजेस ऑफ प्रिंसेस ट्रस्ट, यानी कि प्रिंसेस ट्रस्ट के संरक्षण में, जो कि विच ऑपरेट्स अंडर अ रॉयल कार्टर, जो कि रॉयल नियमों के अंडर में काम करता है, टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड यूथ इन द यूके, जिसका पर्पस है कि जो डिसएडवांटेज यानी जिन लोगों को एडवांटेजेस नहीं मिल पाती, युवा लोग हैं यूके के, उनकी मदद करें। मोर देन 1 मिलियन यंग पीपल हैड बेनिफिटेड बाय 2020, यानी कि 2020 तक 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया था, ठीक है, उन लोगों की हेल्प कर चुके थे ये। इन द फर्स्ट कॉरोनेशन इन द सेंचुरी इन 70 ईयर्स, 70 सालों की पहली कॉरोनेशन, अ डैश सेरेमनी, किस तरीके की सेरेमनी होगी, अगर सेरेमनी कर रहे हैं तो फ्लरिश मतलब बढ़ती हुई सेरेमनी तो नहीं होगी। सेंटिएंट मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए अवेयर हैं, आप जानकार हैं उस चीज़ के लिए, तो जानकारी वाली सेरेमनी भी नहीं होगी। लाविश मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा एकदम बोलते ना बढ़ चढ़ के उसने अपना शादी करी बेटी की, यानी कि अपनी क्षमता से भी ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट था, लाविश था बहुत ज़्यादा। तो ये जो सेरेमनी है ऑब्वियसली लाविश होगी। प्रूडेंट मतलब होता है वाइज या सेंसिबल, तो यहाँ पे ऑप्शन सी लाविश इज करेक्ट। During the 7 decades of her reign, emerging post-colonial nation grew in self-confidence and some challenged the idea of the Commonwealth, while at home the traditional public dashed to the monarchy. अब किस तरीके की पब्लिक है? डिनाउंस मतलब होता है क्रिटिसाइज करने वाली, कंडेम करने वाली। तो कंडेम करने वाली वो तो नहीं है। फेड कौन होंगे? जो उनके फेवरेट्स होंगे, जो उनके पसंदीदा लोग होंगे, ठीक है, या जो उनको इज्जत देते होंगे, वो फेड हुए होंगे ना, मतलब वो उनमें कमी आई होगी। जो अभी जुड़े ही नहीं हुए वो कैसे कम हो सकते हैं, राइट। डेफरेंस मतलब होता है सम्मान करना। तो जो सम्मान करती थी मोनार्की का, वो क्या हो रही है? फेड हो रही है, ठीक है। रिनाउंस मतलब रिजेक्ट करना, डिसोन करना, और एनहांस मतलब बढ़ाना, इम्प्रूव करना। तो यहाँ पे डेफरेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। Deference to the monarchy faded, requiring the members of the royal family to reposition themselves as good dash। तो बोल रहे हैं कि वर्किंग टूवर्ड्स द ग्रेटर गुड, बोल रहे हैं कि उनको अपने आप को रिपोजिशन करना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, वो कुछ गुड वर्क कर सकें टूवर्ड्स जनता की भलाई के लिए, ठीक है। तो पहला है इनकॉन्ग्रुअस मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, इनकम्पैटिबल। दूसरा है क्लेवेज मतलब होता है डिवीजन या डिसएग्रीमेंट। तीसरा है समैरिटन का मतलब होता है गुड पर्सन या हेल्प करने वाला व्यक्ति। मिलर मतलब होता है ग्राइंडर, प्रोसेसर,
ठीक है। तो यहाँ पे गुड वर्किंग, गुड क्या है, गुड समैरिटन वर्किंग टुवर्ड्स द ग्रेटर गुड, यानी कि अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं दूसरे लोगों की, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी समैरिटन इज करेक्ट। एज अ डैश सपोर्टर, अब किसी के आप सपोर्टर होंगे तो किस तरीके के सपोर्टर होंगे, नेविगेट करने वाले सपोर्टर तो नहीं होंगे। एज अ डैश सपोर्टर, पैशनेट मतलब एंथुजियास्टिक, बहुत ज़्यादा जिज्ञासु, बहुत ज़्यादा तत्पर, ठीक है। तो सपोर्टर ऑब्वियसली तत्पर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं अपने किंग के लिए। नेविगेट, नेविगेट मतलब स्टीयर करना, एक जगह से दूसरी जगह घूमना जाना। इरेट, इरेट मतलब एंग्री, और प्रॉक्सिमेट मतलब मेरे साथ में जो अगल बगल में चल रहे थे या सानिध्य में जो पहुंचे हुए थे वो। यहाँ पे ऑप्शन ए पैशनेट इज करेक्ट। Passionate supporter of sustainable ecosystem and architecture, he has dash for organically maintained parks and natural reservoirs. तो उनने क्या किया है, उनने वचन दिया होगा किसी चीज का या प्रमोशन किया होगा, ठीक है। तो पहले है प्रीडेट, प्रीडेट मतलब पिछली डेट, मतलब जो अभी की पहले बैक डेटेड बोलते हैं ना, पहले की डेट में या इससे पहले जो हुआ घटना वो, तो वो प्रीडेट ऑर्गेनिकली मेंटेन पार्क्स के लिए नहीं है, ठीक है। एडवोकेटेड, एडवोकेटेड मतलब वकालत करी, प्रचार करा, ठीक है, सपोर्ट करा। तो ऑब्वियसली उन्होंने सपोर्ट करा, ही हैज़ एडवोकेटेड फॉर ऑर्गेनिकली मेंटेन्ड पार्क्स। और आइसोलेट करा यानी कि खुद को अलग थलग कर दिया, जैसे इनिशिएट, इनिशिएट मतलब शुरुआत करना, सेपरेट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एडवोकेटेड इज करेक्ट। हाउएवर, गोइंग फॉर एन एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स like bungee jumping for the first time can raise countless doubts about the risks, precautions and things to follow for an adventurous experience। यानी कि कोई व्यक्ति अगर बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, राइट, कि इसमें कितना रिस्क है, अच्छा बचाव के क्या क्या तरीके हैं, अच्छा रोप अगर बीच में ढीली हो जाए तो फिर क्या करेंगे, ओके अगर ठीक है रोप वगैरह सब ठीक है तो मैंने जंप करा और मेरे को वॉमिट आ गई तो वो कहाँ जाएगी, राइट। तो इस तरीके के बहुत लेम से भी और बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस भी लोगों के होते हैं। तो ये क्या है, एंड थिंग्स टू फॉलो फॉर एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस, और इस तरीके के एडवेंचरस एक्सपीरियंस में जाएंगे तो हमें क्या क्या करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें क्या है लोगों के दिमाग में होती हैं। लेकिन अब देखो ये सेंटेंस हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इससे पहले कोई बात की होगी जिसके ऑपोजिशन में या जिसके कंटेक्स्ट में ये बात कही जा रही है, तो ऑब्वियसली पी तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। The adventure sports industry, including bungee jumping, has gained tremendous height in the post-pandemic era. कि ये जो एडवेंचर स्पोर्ट इंडस्ट्री है जिसमें बंजी जंपिंग भी शामिल है, इसने पोस्ट पेंडेमिक यानी कि पेंडेमिक के बाद वाला जो टाइम है इसमें बहुत ज़्यादा मजबूती पकड़ी है। Thanks to digitalization, there is a bundle of pages and celebrity influencers sharing their personal experience for beginners to experience the adrenaline rush beautifully। अब एड्रेनालाइन रश क्या होता है, दिमाग में एक तरह का केमिकल रिएक्शन जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है, ठीक है। अब ये देखो ये जो स्टेटमेंट है ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, बंजी जंपिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये बता रहा है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ने ये पोस्ट पेंडेमिक एरा में बहुत ज़्यादा ग्रो करा है, और इसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड पूरा का पूरा डिजिटलाइज हो चुका है इस दौरान में, पेंडेमिक के दौरान में वर्क फ्रॉम होम कर करके। अब क्या है कि बहुत सारे पेजेस यूट्यूब पे चैनल्स बन चुके हैं, टेलीग्राम फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे पेजेस बहुत सारे लोगों के बन चुके हैं, और बहुत सारे सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं इस पे, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको ये होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा यार, एडवेंचर आएगा, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हम जब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर रहे थे ना, जो हमसे किसी ने उम्मीद नहीं करी या हमने खुद भी अपने आप से उम्मीद नहीं करी, तो उसमें बहुत ज़्यादा एड्रेनालाइन रश होता है दिमाग में, बहुत ज़्यादा ये फ्लूइड बनता है जिससे बहुत ज़्यादा खुशी की भावना आती है। आप खुद सोचो जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्यू जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ओपनिंग स्टेटमेंट।
According to research by Business Insider, the adventure sports industry has 490 million participants. बोल रहे हैं कि किसी बिजनेस इनसाइडर जो है एक रिसर्च है उसके अनुसार जो एडवेंचर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है ये 490 मिलियन पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें अक्रॉस ग्लोब, यानी कि दुनिया भर से इतने लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं या इस इंडस्ट्री को एंजॉय करने जाते हैं, ठीक है. एंड प्रोड्यूसेस $200 बिलियन एवरी ईयर, और इसमें हर साल $200 बिलियन का इनकम प्रॉफिट आता है, ठीक है. To experience the thrill of a bold and daring way of life amidst breathtaking landscapes, बोल रहे हैं कि इस तरीके का डेयरिंग और बोल्ड काम करने का एक्सपीरियंस लेना, थ्रिल करना, एक्सपीरियंस लेना, और ये किसने खूबसूरत ब्रेथ टेकिंग मतलब एकदम होश उड़ा देने वाली लैंडस्केप्स, ब्यूटीफुल जगहों पे. यू नीड नॉट वरी अबाउट हाउ टू गेट स्टार्टेड एंड व्हाट इज नीडेड टू गेट स्टार्टेड. तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या करेंगे, क्या करना चाहिए हमें जब ऐसे एडवेंचर पे जाएं, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको अपने आप आ जाएंगी, उनका कहना ही है. तो अब देखो यहाँ पे बताया हमें कि किस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, एडवेंचर स्पोर्ट इंडस्ट्री, बंजी जंपिंग, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. इसके बाद में जो आर स्टेटमेंट है इसमें ना टोटल फिगर्स बताए हुए हैं कि इतने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इतना ये बिजनेस कमाता है हर साल, ठीक है. तो ये उसी के आगे कंटिन्यूएशन की सेकेंड स्टेटमेंट हो गया, ठीक है. इसके बाद आएगा कि हाउएवर कि इतने एक्सट्रीम एडवेंचर्स पे जाने के लिए आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है. और इसके आगे आएगा कि आप जब शुरुआत करेंगे तो आपको अपने आप सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है. ये हो गया 4. तो हमारे अरेंजमेंट बन रहा है QRPS, ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17. But whenever there is a choice option in hand, it carries an equal probability of use and misuse. जब भी हमारे हाथ में चॉइसेस का चूज़ करने का ऑप्शन होता है कि आप चूज़ कर लो आपको क्या पसंद है, तो क्या होता है कि पॉसिबिलिटी है या तो हम उसका अच्छा फ़ायदा उठा लेंगे मतलब यूज़ कर लेंगे, या फिर हम उसको मिसयूज़ कर लेंगे. दैट मेक्स द माइंड वल्नरेबल टू एक्ट एज अ डबल एज्ड वेपन. बोल रहे हैं कि इससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है दो धारी तलवार होती है ना, उसके बीच में फंस जाता है जो कि दोनों तरफ से काटेगी ही, ठीक है. माइंड इवन दो हैज़ अ डिपेंडेंट स्टेटस बट एट द सेम टाइम इट डज ऑल्सो एन्जॉय अ सर्टन लेवल ऑफ ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस. यानी कि हमारा जो दिमाग है, हम सबको पता है कि हम अपने दिमाग के कंट्रोल से चलते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि इसके पास जो है डिपेंडेंट का स्टेटस ज़रूर है कि ये डिपेंडेंट रहेगा या इसके ऊपर लोग निर्भर रहेंगे, बट ये डिपेंडेंट रहेगा किसी के ऊपर. लेकिन क्या होता है कि ये भी कभी कभी अपने आप के फैसले लेना पसंद करता है. यानी कि आप सपोज करो आप राइट हैंडेड हो पर्सन हो, लेकिन आप एक दिन माइंड को शॉक देने के लिए क्या बोलते हो कि आज का दिन मैं लेफ्ट हैंड से लिखूंगा, तो माइंड को क्या है इस तरीके के चैलेंजेस पसंद आएंगे, राइट, और आपका इंटरेस्ट और बढ़ेगा इस तरीके से चीज़ों को लिखने में. फॉर इट एन्जॉयज द फ्रीडम टू गाइड आर एक्शंस बाय चॉइस एंड डिस्क्रिमिनेशन. बोल रहे हैं क्योंकि ये जो है माइंड जो है इसके पास में फ्रीडम होता है कि हमारे एक्शंस को किसी भी तरीके से गाइड करे, या तो चूज़ करे कुछ, या फिर डिस्क्रिमिनेट करे किसी के अगेंस्ट में या हमारे अगेंस्ट में, या हमें ये चीज़ यकीन दिलाए कि देखो जी आपके अगेंस्ट तो भेदभाव हो रहा है, ठीक है. तो अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, जो माइंड है वो एक डिपेंडेंट स्टेटस है उसके पास में, बट स्टिल वो क्या करता है, वो कुछ तरीके के ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस इंजॉय करता है. ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट. इसके बाद आएगा एस कि अपना कुछ ये फ्रीडम जो इंजॉय करने के लिए ये क्या करता है, इसके पास गाइड, अब कभी कभी ये फ्रीडम कैसे एंजॉय करता है कि ये हमारे चॉइसेस को गाइड करता है या फिर हमारे को डिस्क्रिमिनेट करता है दूसरे के प्रति, ठीक है. इसके बाद आ जाता है बट व्हेनेवर, जब भी हमारे हाथ में चॉइसेस हो तो हमारे पास ये हो जाता है कि हम उसका या तो यूज़ करेंगे या मिसयूज़ करेंगे, ठीक है. और इस तरीके से हमारा माइंड जो है वो दो धारी तलवार के बीच में फंस जाता है, ठीक है. यानी कि दोनों की तरफ से बेचारे ने कटना ही है. सो अरेंजमेंट बन रहा है RSPQ, ऑप्शन सी इज करेक्ट.
18th question. In the words of William Shakespeare, our bodies are our gardens, our wills are our gardeners. यानी कि विलियम शेक्सपियर के अनुसार हमारा जो शरीर है वो एक गार्डन है और हमारी जो इच्छा शक्ति है, हमारी जो दृढ़ संकल्प शक्ति है वो क्या है, गार्डनर्स. यानी कि देखो, आप जैसे बोलते हैं कि मंदिर है, मन मंदिर है, या इंसान का मन में भगवान है, वैसे शेक्सपियर ने भी एक फिलोसफिकल बात करी थी कि हमारा जो शरीर है वो एक गार्डन है और हमारी जो दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो उसमें काम करने वाले माली हैं. अब ये जो इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, ये जो इतनी तेज़ी से भागती हुई दुनिया है, द टर्म वेलनेस isn't restricted to a trend. यानी कि वेलनेस केवल एक ट्रेंड बन के नहीं रह गया, rather it has become a way of maintaining a healthy and balanced life. ये एक तरीका बन गया है जिसमें आप हेल्दी और बैलेंस लाइफ बना सकें. Various aspects of well-being such as physical, social, economic, emotional, psychological and many more have sprung out from mental health. यानी कि वेलबींग के बहुत सारे जो है मतलब निकल कर आते हैं आजकल. फिजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग, इकोनॉमिकल वेलबींग, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और भी बहुत सारे. ठीक है, ये क्यों आए हैं? मेंटल हेल्थ एक वर्ड था, उससे ये सारे निकल कर आए हैं. इट इज़ द मेंटल हेल्थ दैट लेज द फाउंडेशन ऑफ ऑल वेलबींग. यानी कि मेंटल हेल्थ जो है वही फाउंडेशन ले करती है हर तरीके से सही होने के, स्थिर होने के. राइट तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है पी, कि विलियम शेक्सपियर के शब्दों में हमारा शरीर जो है गार्डन है और माली जो है हमारी विल पावर है. इसके बाद में आ जाता है कि इस फास्ट पेस दुनिया में, ठीक है, यानी कि ये सेकंड आ जाएगा, इस फास्ट पेस दुनिया में वेलनेस केवल एक वर्ड या ट्रेंड बन के नहीं रह गया है. ठीक है, इसके बाद में आएगा आर, कि वेरियस एस्पेक्ट्स जो हैं वेलबींग के, यानी कि ये सीक्वेंस में ही चल रहा है. जिस सीक्वेंस में लिखा गया PQRS, ऑप्शन ए इज करेक्ट. I celebrated Nepal's New Year in Pokhara, covered in a perpetual haze, obscuring the splendor of the iconic Macha Phuchre Fishtail Mountain, which is also presiding deity of the valley, which was recently blessed with a Chinese-built international airport that threatens to become a white elephant. तो ये क्या है, यहाँ ये एक मुख्य डाइटी यानी देवता भी हैं वहाँ के उस वैली के, विच वॉज रिसेंटली ब्लेस्ड विद अ चाइनीज बिल्ट. ठीक है, चाइनीज बिल्ट आर्किटेक्चर या इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा भी उनको मान्यता दी गई. दैट थ्रेटन्स टू बिकम अ वाइट एलिफेंट, जो कि वाइट एलिफेंट बनने के लिए धमकी दे रहा है. 6-lane highway over 5 years till when dust kicked up by earth movers and forest fires will keep Macha Phuchre shrouded. उन्हें एक 6-lane हाईवे बनाने की कोशिश की जा रही है. इसका मतलब अगले 5 साल वहाँ पे केवल धूल, मिट्टी और इस तरीके की चीज़ें ही देखने मिलेंगी. द चाइनीज बिल्ट पोखरा काठमांडू रोड इज बीइंग टर्न्ड इनटू डैश. अब सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगी कि मैंने नेपाल में जाके उनका न्यू ईयर सेलिब्रेट करा था नेपाल का. ठीक है, कहाँ पे? पोखरा में. ओके, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई. इसके बाद में हो जाएगा हमारा क्यू. अगले 5 सालों में यहाँ पे 6-lane हाईवे बनाया जाएगा. ठीक है, और अभी क्या है, यहाँ पे केवल धूल मिट्टी वगैरह ही उड़ रही है. जो अर्थ मूवर्स यानी कि ज़मीन खुदाई करने वाले, फॉरेस्ट फायर्स विल कीप माशा पुशरे श्राउडेड. तो यहाँ पे भीड़ लगी रहेगी लोगों की. द चाइनीज बिल्ट पोखरा काठमांडू रोड इज बीइंग टर्न्ड इनटू, जो चाइना द्वारा पोखरा काठमांडू रोड एक बनाया गया है वो अब क्या बन गया है. ठीक है, अब देखते हैं अरेंजमेंट इसका. सबसे पहला तो हमने देख लिया कि नेपाल वाला जो है कि मैंने वहाँ पे सेलिब्रेट करा, ये होगा. सेकंड ये हो गया कि जो ये माशा पुशरे हैं, फिशटेल माउंटेन, ये एक मुख्य डाइटी भी हैं, वहाँ के देवता भी हैं. ठीक है, इसके बाद हो गया चाइनीज बिल्ट पोखरा काठमांडू रोड इज बीइंग टर्न्ड इनटू अ 6-lane हाईवे. ठीक है, 3 और ये हो गया 4. ओके, सो अरेंजमेंट बन रहा है PQSR. PQSR, ऑप्शन डी इज करेक्ट. At a very young age, children got to confront the Malthusian nightmare.
यानी कि बहुत यंग एज पे बच्चों को ये मालथूसियन नाइटमेयर आने लग गया था या उसके बारे में उनको पता चल गया था. अ फ्यू डेकेड्स अगो द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया ओवरटेकिंग China as the world's most populous nation would have horrified most people in the country. यानी कि अब कुछ साल पहले जो प्रोस्पेक्ट था कि इंडिया चाइना से भी आगे बढ़ जाएगा पॉपुलेशन के मामले में, तो वुड हैव उस टाइम पे लोगों को डरा देता था ये बात भी या ये ख्याल भी. द चैलेंजेस ऑफ अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन ग्रोथ वर टॉट इन स्कूल. बोल रहे हैं कि अब जो अनकंट्रोल यानी कि बहुत ज़्यादा अगर पॉपुलेशन हो जाएगी तो उसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं. पॉपुलेशन वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स द कंट्री वॉज फेसिंग. और पॉपुलेशन को अभी तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता दिया गया जो कंट्री मतलब देश जो है फेस कर रहा है. ठीक है, सबसे पहले देखो कुछ साल पहले इंडिया जो है चाइना को ओवरटेक करने की बात की जा रही थी कि चाइना को पिछाड़ देगा पॉपुलेशन के मामले में, तो लोग बहुत डर जाते थे इस बात को सुन के. ठीक है, ये हो गया ओपनिंग स्टेटमेंट फर्स्ट. अब इसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट आता है कि पॉपुलेशन वाज रिगार्डेड एज कि इतनी बड़ी जनसंख्या को एक बिगेस्ट प्रॉब्लम समझा जाता था देश में. ठीक है, ये हो गया सेकेंड. थर्ड हो गया द चैलेंजेस ऑफ अनकंफर्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ वर टॉट इन स्कूल. की अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, हमें स्कूल में सिखा दिया गया था. एंड फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा पी, यानी कि बहुत यंग एज में लोगों को मालथूसियन नाइटमेयर से अवगत करा दिया गया था. ओके, सो QSRP, QRSP, QSRP, ऑप्शन बी इज करेक्ट. इस सेशन की PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इसके अलावा आप ऐप से हमारी प्ले स्टोर भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. ठीक है, आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. अगर कंटेंट पसंद आया हो तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट.